स्टार्ट करते हैं। आज हम आविष्कार के बारे में बताएंगे कि इन्वेंशन क्या है और व्हाट आर नॉट इन्वेंशन अकॉर्डिंग टू पेटेंट एक्ट 1970। अर्थात आविष्कार के अंदर क्या आते हैं और आविष्कार क्या है और आविष्कार के अंदर कौन से ऐसे इन्वेंशन है जो नहीं आते, उसके बारे में विस्तार से आज अपन चर्चा करेंगे। जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमने किस चीज़ की खोज की, क्या वो खोज आविष्कार है, क्या हम उसका पेटेंट करवा सकते हैं, या हमने जो खोज की वास्तव में वो आविष्कार है या नहीं। इसके बारे में हम आज विस्तार से वर्णन करेंगे। तो बात आती है पेटेंट अधिनियम 1970 में जो सेक्शन 21 है, 21A में आविष्कार की परिभाषा बताई गई। उसके अनुसार आविष्कार औद्योगिक प्रयोग के लिए समर्थ तथा आविष्कार योग्य कदम के अंतर्गत जो नए उत्पाद हैं या प्रक्रिया है, उससे इसका अर्थ निकाला जाता है। अर्थात इन्वेंशन मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इससे रिलेटेड एक केस है जो 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया था, शाइनिंग इंडस्ट्रीज बनाम श्री कृष्ण इंडस्ट्रीज। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा आविष्कार की जो परिभाषा है वो बताई गई थी। इसमें कहा गया था कि आविष्कार का अर्थ है एक आविष्कारी कदम एवं औद्योगिक आवेदन की सामर्थ्य से जो उसके अंतर्गत नए उत्पाद या प्रक्रिया है, उससे आविष्कार का तात्पर्य है। आविष्कार की जो ये परिभाषा है वो पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा दी गई है। पहले आविष्कार की परिभाषा कुछ अलग थी, लेकिन जो संशोधन अधिनियम 2002 पेटेंट एक्ट का हुआ था, उसमें जो परिभाषा है वो अलग आई। और सन 2002 में संशोधन से पहले जो आविष्कार की परिभाषा थी, उसमें आविष्कार के अंतर्गत कोई नवीन और उपयोगी कला, प्रक्रिया, विनिर्माण का ढंग या विनिर्माण का तरीका, मशीन, अपार्टस या अन्य वस्तु, विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पदार्थ, ये आविष्कार के अंतर्गत पहले आते थे। लेकिन आविष्कार की जो नई परिभाषा सामने आई, उसमें बताया गया कि औद्योगिक उपयोग के लिए समर्थ शब्दों का प्रयोग किया जाना, या शब्दों का प्रयोग इसमें आविष्कार की परिभाषा में किया गया, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन शब्दों से जो अर्थ निकल के आया, उसमें कहा गया कि आविष्कार का किसी उद्योग में बनाए जाने का, प्रयोग किए जाने में समर्थ होने से। और यह बात विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम HM इंडस्ट्रीज 1982 में सुप्रीम कोर्ट में बताई गई।
इसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो एक केस और आया था हिमाचल प्रदेश का, धनपत सेठ बनाम में नील कमल प्लास्टिक केटर्स, जो 2002 में हिमाचल प्रदेश से के अंतर्गत आया था। और उसमें बताया गया था कि पारंपरिक ज्ञान, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक ज्ञान तथा परिचित उत्पादों के डुप्लीकेशन के परिणाम स्वरूप वादी द्वारा विकसित युक्ति को आविष्कार नहीं कहा जा सकता। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जो डिवाइस डेवलप्ड बाय प्लेंटिफ वाज इन फैक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ नॉन प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सेड टू बी एन इन्वेंशन। अर्थात जो पारंपरिक ज्ञान या परिचित उत्पादों का कोई डुप्लीकेशन के परिणाम स्वरूप अगर वादी द्वारा विकसित युक्ति का आविष्कार है तो उसको आविष्कार नहीं माना जाएगा। अब बात आती है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आविष्कार नहीं है। तो बताया गया कि पेटेंट के अंतर्गत कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जो आविष्कार के अंतर्गत नहीं आती। What are not invention? पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 है, उसमें बताया गया है कि आविष्कार के अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु नहीं आती। नंबर 1, ऐसे आविष्कार जो फ्रीविलियस यानी कि तुच्छ प्रकृति के हैं तथा जिनमें स्पष्ट रूप से सुस्थापित नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ के प्रतिकूल दावा किया गया है, यह आविष्कार के अंतर्गत नहीं आते। जो प्रतिकूल होने के कारण प्राथमिक या आश्रित उपयोग व वाणिज्य शोषण यानी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन में उपयुक्त नहीं, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता, मानव प्राणी, पशु, वनस्पतियां, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि। आगे बताया गया है कि जो मात्र वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज, सार सिद्धांतों की रचना या प्रकृति में घटित सजीव वस्तु या निर्जीव पदार्थों की खोज करने वाले हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आते। जो मात्र ज्ञात पदार्थों की खोज करने वाले हैं, अर्थात ज्ञात पदार्थ को मात्र ऐसे नए रूप में खोजना जो उसे पदार्थ की ज्ञान प्रभावकारिता में वृद्धि नहीं करता, या मात्र किसी नई संपत्ति अथवा प्रॉपर्टी गुणधर्म की खोज करना, या ज्ञात पदार्थ के नए उपयोग का ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या सानिध्य के मात्र उपयोग की खोज करना, जब तक कि ऐसी प्रक्रिया का परिणाम कोई नया उत्पाद ना हो। अगर उस प्रक्रिया का निर्माण कोई नया उत्पाद नहीं हो तो वो आविष्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जो मात्र मिश्रण एडमिक्सचर द्वारा नया पदार्थ बनाने वाले हैं, यानी कि कोई एडमिक्सचर करके कोई नया पदार्थ बनाने वाले हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, उसमें मिक्सचर करके नया पदार्थ बनाने वाले हैं, तो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। मिकी चौधरी टाइम पे आया करो बेटा, ठीक है। अब बात आती है जो ज्ञात युक्ति नॉन डिवाइस है, उसका ज्ञात युक्ति का मात्र पुनः प्रवर्धन करने वाले हैं, वो भी आविष्कार के अंतर्गत नहीं आएंगे। रीअरेंजमेंट अगर अपन किसी को करते हैं तो आविष्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब बात आती है कि ये रीअरेंजमेंट करने वाले कौन से ऐसे नॉन डिवाइस हैं, यानी कि पहले से बना हुआ है लेकिन उसको रीअरेंजमेंट किया गया है, यानी पुनः प्रबंधन किया गया है, तो वो आविष्कार की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट आता है जो केवल कृषि या बागवानी की रीति अथवा प्रक्रिया वाले हैं। अगर कृषि से रिलेटेड है या बागवानी की जो रीति है अथवा प्रक्रिया वाले हैं, वो भी आविष्कार की श्रेणी में नहीं है। जो उपचार से संबंधित प्रक्रिया वाले हैं, अर्थात जैसे चिकित्सकीय, शल्य क्रिया, आरोग्यकरण, मानव या पशुओं को रोग मुक्त करने वाली कोई प्रक्रिया, वो भी इसके अंतर्गत नहीं है। जो गणित पद्धति है, कारोबार पद्धति है या दशमलव पद्धति है, वो भी इसके अंतर्गत नहीं है। कृतियां जैसे साहित्य, नाटक, संगीतात्मक, कलात्मक, सौंदर्य उत्पादन, चलचित्र, टेलीविजन उत्पादन आदि भी इसके अंतर्गत नहीं है। जो कोई खेल की रीति या मानसिक कृत्य के अनुपालन की पद्धति या नियम या मात्र योजना है, वो भी इसके अंतर्गत पेटेंट के आविष्कार के अंतर्गत नहीं है। जो सूचना की प्रस्तुति गैर एकीकरण सर्किटों की इस्तेमाल करती है अर्थात टोपोग्राफी है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ऐसा आविष्कार जो प्रथागत ज्ञान के रूप में प्रभावी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आविष्कार जिसका प्रभाव ट्रेडिशनल जानकारी है, प्रथागत है, कस्टम के अनुसार है, या ज्ञात अवयवों नॉन प्रॉपर्टी के प्रथागत गुणों का कॉपीराइट या डुप्लीकेशन है, वो आविष्कार की श्रेणी में नहीं है। वनस्पति एवं पशु, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या उसका कोई भाग लेकिन इसमें केवल टाइम पे आए, जिसमें कोई केवल बीज, मसाले, उत्पाद एवं वनस्पतियां और पशुओं की प्रगति के जैविक पदार्थ हैं, वही इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा कोई भी इसमें आविष्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बात आती है कि ऐसी आकृतियों को आविष्कार माना गया है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से ज्ञात रूप में कार्य कर रही है, तो उसको आविष्कार की श्रेणी में माना गया है। और ये बात बताई थी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम गोदरेज सोपन्स लिमिटेड 1997 में कलकत्ता हाई कोर्ट। 21वां अधिकार 1970 यानी कि पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत कुछ ऐसे मामले हैं जिसको आविष्कार की गोपनीयता से संबंधित
प्रावधानों के बारे में बताते हैं। जिस आविष्कार के लिए आवेदक पेटेंट प्राप्त करना चाहता है, यदि सरकार का ऐसा मानना है कि वह देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वह पेटेंट के अनुदान हेतु उस आवेदन पत्र एवं संलग्न सामग्री को तब तक गोपनीय रखने हेतु निर्देश कर सकता है। चाय पी लिया। जब तक सरकार की दृष्टि में ऐसी गोपनीयता आवश्यक प्रतीत होती है। जटिल आविष्कारों की गोपनीयता के लिए उपबंध पेटेंट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 35 से लेके 45 तक प्रावधान किया गया या उपबंधित किया गया। सेक्शन 35 प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के आविष्कारों की गोपनीयता के बारे में बताता है और सेक्शन 36 केंद्रीय सरकार की गोपनीयता निर्देशों पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन 38 नियंत्रक की गोपनीयता यानी नियंत्रक को गोपनीयता के निर्देश के प्रति संग्रहण पर समय बढ़ाने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन 39 कहता है कि भारत के बाहर पेटेंट के लिए कोई आवेदन पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। अगर पहले से कोई अनुमति नहीं ली तो भारत के बाहर जो पेटेंट के लिए आप कोई आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी भारत सरकार से, अदरवाइज वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये इसमें सेक्शन 39 में बताया गया। सेक्शन 40 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि जब पेटेंटों या पेटेंट के आवेदन को परित्यक्त समझा जाता है। यह सेक्शन 40 में बताया गया है। सेक्शन 41 कहता है कि नियंत्रक के निर्देशों और केंद्रीय सरकार के आदेशों को अनियमितता प्रदान की जाती है। और लास्ट में सेक्शन 42 कहता है कि यह जो उपबंध है इसकी गोपनीय पेटेंटों के बारे में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी जिसका अर्थ होता है कि परीक्षा नियंत्रक को गोपनीयता निर्देशों को लागू करने के लिए उन्हें रद्द करने के संबंध में केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी आवेदन पत्र या उससे विशेष विवरण के उद्घाटन से वंचित करना हो। यह सेक्शन 35 से 42 में गोपनीयता के लिए उपबंध के बारे में 21वां अधिकार अधिनियम 1970 यानी पेटेंट एक्ट 1970 में बताया। भारत में केंद्र सरकार का 21वां अधिनियम 1970 यानी पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है
कि वह पेटेंट नियंत्रक को उन विषयों की एक सूची अधिसूचित करे जो आविष्कार सुरक्षा उद्देश्यों के से महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, उनकी सूची अधिसूचित करने का इसमें प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा इस भांति अधिसूचित होने के उपरांत नियंत्रक उस आवेदन के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसा वह सरकार द्वारा पहले या पूर्व में अधिसूचित वर्ग के अंतर्गत आता हो और उसके अनुसार ही कार्रवाई करेगा। सरकार को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह नियंत्रक को इसलिए अधिसूचित करे कि वह किसी भी ऐसे आवेदन पत्र को सरकार के विचारार्थ आरक्षित कर ले जो अधिसूचित श्रेणी में नहीं आता, परंतु नियंत्रक की राय में सुरक्षा के उद्देश्यों से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। जिस पास सेक्शन 36 में उपबंध किया गया है कि गोपनीयता के निर्देशों का 6 महीने में या 6 महीने के अंतराल में आवर्ती पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदनकर्ता द्वारा पेटेंट नियंत्रक से निवेदन करना पड़ता है और यदि ऐसा पाया जाता है कि आविष्कार का प्रशासन जब भारत की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह नहीं है तो यदि ऐसा पाया जाता है कि आविष्कार का प्रकरण भारत के बाहर हो गया है तो गोपनीयता का आवरण हटाया जा सकता है। यदि सरकार द्वारा उक्त आविष्कार का प्रयोग किया जाता है तो इस अधिनियम में जो बताए गए हैं, जो वर्णित हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसी सरकार के उपयोग से संबंधित सभी प्रावधान ऐसे ही प्रभावी होंगे जैसे प्रश्नगत आविष्कार हेतु पेटेंट पहले ही दिया जा चुका है। यदि आविष्कार को गोपनीय रूप में प्रयोग किए जाने से कोई परेशानी आवेदनकर्ता को होती है तो केंद्र सरकार द्वारा आवेदनकर्ता को युक्तियुक्त भुगतान सांत्वना के रूप में किया जाए। सेक्शन 38 के अंतर्गत नियंत्रक को गोपनीयता के निर्देशों के प्रतिसंहरण पर समय बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। समय उस अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता जिसके लिए सेक्शन 35 की उपधारा में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देश प्रवृत्त है। धारा 39 के उपबंध ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो भारत के बाहर रहता हो और भारत के अतिरिक्त किसी देश में पेटेंट हेतु आवेदन करता है, भले ही प्रश्नगत आविष्कार ऐसा है जिसे सुरक्षा या परमाणु ऊर्जा के उद्देश्यों से प्रासंगिक माना जाए। सेक्शन 35 या 39 धारा 35 या 39 के प्रावधानों की अवहेलना का परिणाम
यह होगा कि आवेदन पत्र को परित्यक्त मान लिया जाएगा या पेटेंट के अनुदान की स्थिति में पेटेंट को रद्द करने के लायक मान लिया जाएगा। गोपनीयता के संदर्भ में अंतिम जो आदेश होता है वो सरकार या पेटेंट नियंत्रक के होते हैं और उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती और ना ही इसकी जो वैलिडिटी है या वैधता है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए पेटेंट एक्ट 1970 में सेक्शन 41 में बताया गया है कि इस प्रकार कतिपय आविष्कारों की गोपनीयता के संबंध में धारा 42 के अंतर्गत यह बताया गया है कि गोपनीय पेटेंटों के बारे में इस अधिनियम की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं और ना ही की जा सकती, जिसका अर्थ परीक्षा नियंत्रक जो कंट्रोलर है की गोपनीयता निर्देशों को लागू करने या उन्हें रद्द करने के संबंध में केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी आवेदन पत्र या उसके विशेष विवरण के उद्घाटन से वंचित करना। अतः आविष्कारों के गोपनीय रखने का मुख्य उद्देश्य जो है वो देश की सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण होने के कारण कुछ आविष्कार को गोपनीय रखने हेतु आवश्यक प्रतीत हो तो सरकार ऐसे आविष्कार को तथा उससे संलग्न सामग्री को गोपनीय रखने का निर्देश दे सकता है। सरकार द्वारा आविष्कार का प्रयोग करने तथा उसे गोपनीय रखने के निर्देश के परिणाम स्वरूप आवेदनकर्ता को कोई परेशानी न हो, इसलिए सरकार सांत्वना स्वरूप युक्तियुक्त रीजनेबल भुगतान उस आविष्कारकर्ता को प्रदान करने का आदेश देता है। गोपनीयता के संदर्भ में सरकार या पेटेंट नियंत्रक के आदेश अंतिम होते हैं। इस प्रकार से देश की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ आविष्कारों के पेटेंट को गोपनीय रखने का प्रावधान पेटेंट अधिनियम की धारा 35 से 40 तक में बताया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश एवं राष्ट्र के हित के लिए परम आवश्यक है। जिस प्रकार से अब्दुल कलाम ने परमाणु हथियार का निर्माण किया था तो वो पूरे विश्व को चक्री में डाल दिया था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप करो, बाकी हम देख लेंगे। तो उसने सैटेलाइट में इस प्रकार का जाल बिछा दिया था कि उसने जब उसका आविष्कार करके जब परमाणु हथियार का प्रशिक्षण किया तो विश्व में किसी को नहीं पता, पड़ोसी आड़ोसी मतलब किसी भी विश्व में किसी भी देश को पता नहीं लगने दिया कि उन्होंने परमाणु बम बना भी लिया। ऐसी टेक्निक की व्यवस्था उस समय की गई थी और आज हमारा देश परमाणु विकसित देश कहलाने लगा, क्योंकि वो सारी बातें गोपनीय रखी गई थी। पता ही नहीं चला, दूसरे देश को ही नहीं पता लगा, उनके सैटेलाइट से भी उनको पता नहीं चला कि वास्तव में परमाणु बम, जब उसका विस्फोट करके परीक्षण करके जब पता चला कि वास्तव में परमाणु शक्ति संपन्न हो गया, तो ये सभी गोपनीय चीजें थी। तो इन चीजों पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और कुछ इनको छुपा भी सकते हैं, गोपनीयता रख सकती है सरकार, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और इनके परिणाम स्वरूप जो भी भुगतान होता है वो रीजनेबल जो भुगतान होता है वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने आविष्कार किया।
ये तो था आविष्कार के विषय में, आविष्कार के प्रकार, आविष्कार की गोपनीयता, उसके विषय में। अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग पेटेंट्स। पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त या विस्तार से देखते हैं, जो भी चर्चा करते हैं। सेक्शन 6 से लेके 11 तक 21वां अधिनियम 1970 यानी पेटेंट एक्ट 1970 की धारा 6 से 11 के अंतर्गत उन शर्तों एवं औपचारिकताओं को बताया गया है या उपबंधित किया गया है जिसमें पेटेंट दाखिल करते समय आवेदनकर्ता द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। जब तक आविष्कार को पेटेंट प्राप्त नहीं होता, यह सांपत्तिक अधिकार का स्वरूप ग्रहण नहीं करता। पेटेंट प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया का यूटिलाइजेशन किया गया है, उसमें नंबर 1 पे आता है आवेदन पत्र का प्रस्तुतिकरण। तो आवेदन पत्र कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? अपने देश में 4 ऑफिस है पेटेंट के। मुख्य ऑफिस कलकत्ता में है। तो आवेदन पत्र का जो प्रस्तुतिकरण है, सबसे पहले वो दाखिल किया जाएगा कंट्रोलर के पास, जो परीक्षा नियंत्रक है उसके पास। उसके बाद में जो आवेदन पत्र किया था उसका प्रकाशन किया जाएगा, यानी उसको पब्लिश किया जाएगा कोई जर्नल में। उसके बाद में 3rd स्टेज आती है आवेदन पत्र की जांच। जब जर्नल में वो प्रकाशित किया जाएगा तो लोग देखेंगे कि ये मेरा आविष्कार है, किसी अन्य ने तो नहीं किया। कंट्रोलर देखा किसी अन्य ने किया है तो उस पर आपत्ति आ जाएगी, और अन्य ने नहीं किया तो कोई आपत्ति नहीं आएगी, वो अपना काम आगे चलेगा। उसके बाद में आवेदन पत्र की जांच के बाद में था आवेदक को पेटेंट प्रदान किए जाने का विरोध। अब आवेदक को पेटेंट प्रदान किए जाने का विरोध कब होता है? जब कोई उस जिस विषय वस्तु का पेटेंट कराया जा रहा है उस पर कोई आपत्ति आ गई हो, या उसने ये कहा है कि ये गलत है, ये खोज इनकी नहीं है, मेरी है, मतलब उस पर अगर आपत्ति आ गई तो आवेदक को पेटेंट प्रदान किए जाने का विरोध किया जाए। उसके पश्चात पक्षकारों की सुनवाई। जो पक्षकार है उनको दोनों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। और लास्ट में आता है पेटेंट का अनुदान, यानी कि सब्सिडी। ये प्रक्रिया है जो सेक्शन 6 से 11 तक पेटेंट एक्ट में बताई गई है। पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले जो अधिकृत व्यक्ति हैं, उसके लिए पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो पेटेंट अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत अधिकृत होते हैं। वो व्यक्ति कौन से हैं? नंबर 1, वास्तविक और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति। नंबर 2, वास्तविक और प्रथम आविष्कार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का समनुदेशित, यानी कि उसके समान। नंबर 3, मृत व्यक्ति जो मृत्यु के तत्काल
पूर्व पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत था, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं कि पेटेंट के लिए आवेदन करने वाला अधिकृत व्यक्ति कौन। आवेदन का जो प्रारूप है उसके अंतर्गत सेक्शन 7 में बताया गया है कि आवेदन पत्र को पेटेंट कार्यालय में दाखिल किए जाने के बाद आवेदन पत्र के रूप में या आवेदन पत्र के प्रारूप और अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्रों के बारे में भी प्रावधान करते हैं। धारा 7(1) के अनुसार पेटेंट के लिए प्रत्येक आवेदन विधि प्रारूप के में केवल एक आविष्कार के बारे में किया जाना चाहिए। पेटेंट परिनियमावली में आवेदन के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट है, उसमें सम्मिलित है, जिसे पेटेंट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अतः अधिनियम के अधीन यानी पेटेंट एक्ट के अंतर्गत पेटेंट के लिए आवेदन करने से संबंधित जो प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आवेदन पत्र पेटेंट के कार्यालय में दाखिल किया जाता है और आवेदन पूर्ण होना चाहिए। अतः सभी शर्तों का पूरा किया जाना अति आवश्यक है। आवेदन अपूर्ण नहीं होना चाहिए। समस्त जो दस्तावेज उसके लिए आवश्यक है वो सारे दस्तावेज उसमें होना चाहिए और जर्नल में वो फिर प्रकाशित होना चाहिए। सेकेंडली, विदेशी आवेदकों के लिए विशेष प्रावधान बताए गए हैं। जो पेटेंट एक्ट के धारा 8 यानी सेक्शन 8 में बताया गया है कि विदेशी आवेदन पत्रों की जानकारी और प्रोमिसरी नोट वचनबद्ध प्रोमिसरी नोट का उल्लेख है, जिसका पेटेंट में एक्ट में प्रावधानों के अधीन पूरा किया जाना अनिवार्य है। यदि पेटेंट एक्ट के अंतर्गत किसी आवेदक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भारत से बाहर किए अन्य देश में पेटेंट के लिए आवेदन किया जा रहा है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ ऐसे आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण कंट्रोलर नियंत्रक द्वारा स्वीकृत निश्चित समय में विनिर्दिष्ट करना पड़ता है, निश्चित समय में जमा करना पड़ता है। और साथ ही किसी ऐसे अन्य देश में आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस बारे में वचनबद्ध होना पड़ता है कि वह भारत में पेटेंट अनुदत्त किए जाने की तिथि तक भारत के बाहर पेटेंट दाखिल आवेदन पत्र की प्रगति के बारे में नियंत्रक जो कंट्रोलर है उसको समय समय पर लिखित रूप में अवगत कराता रहेगा। अंतिम और पूर्ण विनिर्देश जो लास्ट में अंतिम जो फैसला आता है, जो निर्देश आता है, उसमें पेटेंट अधिनियम की सेक्शन 9 की उपधारा 1 में यह प्रावधान करती है कि जहां पेटेंट के लिए आवेदन पत्र के साथ अंतिम विनिर्देश दाखिल किया गया है, ऐसे आवेदन पत्र दाखिल किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर
पूर्व विनिर्दिष्ट दाखिल किए जाने चाहिए और विनिर्देश उपयुक्त समय में दाखिल किया जा सकता है तो यह समझा जाएगा कि आवेदक ने पेटेंट के लिए आवेदन के लिए परित्याग कर दिया है। जहां 2 या 2 से अधिक आवेदन पत्र एक ही आवेदन के नाम से ऐसे आविष्कारों के बारे में दाखिल किया जाता है जो सजातीय हैं अर्थात समान हैं या जो एक दूसरे के सुधारक हैं और नियंत्रक की राय में आविष्कार ऐसे हैं जो एक आविष्कार बनाते हैं और जिन्हें एक पेटेंट के अंतर्गत उचित रूप से सम्मिलित किया जा सकता है तो वह ऐसे सभी अनंतिम विनिर्देशों के बारे में एक पूर्व विनिर्देशित समय की अवधि की गणना सर्वप्रथम दाखिल किए गए अंतिम विनिर्देश की तिथि से की जाती है। अब बात आती है विनिर्देशों की अंतर्वस्तु। अभी कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेसिफिकेशन यानी विनिर्देशों के अंतर्वस्तु के अंतर्गत देखा जाए तो सेक्शन 10 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत बताया गया है कि स्पेसिफिकेशन की विषय वस्तु का उल्लेख धारा 10 पेटेंट एक्ट के अंतर्गत किया गया है। उसमें आविष्कार का वर्णन होना जिससे आविष्कार से संबंधित विषय वस्तु पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो सके। इसी प्रकार से आविष्कार के उपयोग और तरीका जिसके द्वारा उपयोग किया जाना है उसका विस्तृत वर्णन हो सके। आविष्कार के काम करने की सर्वोत्तम तरीके का प्रकटीकरण जो आवेदन करता है उसको ज्ञात होना चाहिए। ये विषय वस्तु की अंतर्वस्तु विनिर्देशों की अंतर्वस्तु के बारे में बताया गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आविष्कार की पूर्णतः परिभाषा पढ़ी, आविष्कार के अंतर्गत क्या क्या नहीं आते उसके बारे में विस्तार से पढ़ा, उपयोगिता के बारे में पढ़ा कि आविष्कार की उपयोगिता क्या है उसके बारे में पढ़ा, और विनिर्देशों की अंतर्वस्तु के बारे में पढ़ा, पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ा, और आर्टिकल 35 से लेके 42 तक जो भी हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेके पेटेंट का आएंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन की दृष्टि से आते हैं उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन अभी तक पढ़ा दिए हैं। पेटेंट के कॉपीराइट पढ़ा दिया है, बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिए थे, उसकी डेफिनेशंस पढ़ा दी थी। तो अब तक 4-5-6 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट अपन पेटेंट का एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे कल, और कल क्लास होगी 11 से 12। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या, कोई दिक्कत?
अंजू चौधरी, समझ में आ रहा है बेटा? लैंग्वेज का हिंदी में पढ़ाऊँ या इंग्लिश में पढ़ाऊँ या मारवाड़ी में पढ़ाऊँ या राजस्थानी में पढ़ाऊँ?